हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन। दोस्तों, मेरा गला अभी भी थोड़ा ख़राब है, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम अच्छी लगे, जो कि है भी बेकार ही। ठीक है, तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आवाज़ के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हाँ आपने वीडियो नहीं देखी। तो खैर छोड़ो, वो सब हटाओ। बात करते हैं एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन के बारे में। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो ये जो कोठारी कमीशन है, इससे पहले भी क्या हुआ था कि एजुकेशन में कई सारे कमीशन बन चुके थे। ये क्या है, ये 6th कमीशन है ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये क्या है, 6ठा कमीशन है इंडिया का। आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 कमीशन ऐसे बने थे जिनका नाम है राधा कृष्णन कमीशन और एक है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम लोग मोडालियर कमीशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो राधा कृष्णन कमीशन था, ये था यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, नहीं हम लोग यूनिवर्सिटी होती है जैसे कि इसमें हम BA BSc सब चीज़ें, तो उसको लेकर के जो उसमें एजुकेशन के लिए जो भी हमको देखना था वो आता था राधा कृष्णन कमीशन के अंडर में। और हम लोग बात करें सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में, यानी कि जिसमें हम लोग 9th 10th और इस तरह की चीज़ें देखते थे, ये था हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में। ठीक है, ये जो हमारा एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन जो था, वो आया था कब, 14 जुलाई 1964 में। ठीक है, इट इंक्लूडेड एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट इन डाइवर्स फील्ड। और इसमें क्या था कि जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे अपने अपने फील्ड के, एजुकेशन में जो अलग अलग फील्ड के दिग्गज थे, बहुत बड़े बड़े जो टीचर्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, उस तरह के लोग क्या थे इस कमीशन में इंक्लूडेड थे। इसमें टोटल 17 लोग थे। ठीक है, इस कमीशन में कितने, टोटल 17 लोग थे। और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी उनका नाम था। ठीक है, ऑल 5 अर्लियर कमीशन डिड नॉट डील विद एजुकेशन एज अ होल। इससे पहले जो भी 5 कमीशन बने थे उनमें ऐसा हुआ था कि उन्होंने ओवरऑल पूरी एजुकेशन को इंक्लूड नहीं किया था। उन्होंने मेन बस फोकस किया था कि अलग अलग सेक्शंस पे, कोई प्राइमरी पे है, कोई जूनियर पे है, कोई यूनिवर्सिटी पे है, इस तरह से उन्होंने किया था। और ओवरऑल होल एजुकेशन पर किसी ने भी फोकस ज़्यादा नहीं किया। तो जो हमारी जो एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन है, इसका एक खास एम है या फिर जो है एजुकेशन इक्वलाइज अपॉर्चुनिटी इनेबलिंग द बैकवर्ड और अंडर प्रिविलेज क्लासेस एंड इंडिविजुअल फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या है, ये लाइन थोड़ी सी याद कर लीजिएगा, जो कि हमारा ये जो एजुकेशन कमीशन है इसकी जो एक मेन लाइन है उसके हिसाब से लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो एजुकेशन होती है वो क्या करती है, हमें अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, हमें इनेबल करती है कि जो पीछे लोग हैं, जो छूट चुके हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो गरीब उनसे बिलोंग करते हैं, उनको भी एक इक्वल चांस मिल सकता है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो जो एम था इस एजुकेशन कमीशन का, उनमें सबसे पहले देखिए 3 मेन टॉपिक है इसमें एम में। उनमें सबसे पहला क्या है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एजुकेशन हमें ऐसी देनी है जो कि क्या कर सके, हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जैसे कि अब ऐसे हमको एजुकेशन देनी है जिससे बच्चों का दिमाग डेवलप हो, और वो डेवलप इस तरह से हो कि वो कुछ प्रोड्यूस कर सके, कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि अगर हम लोग कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी नेशन की या फिर ग्रोथ की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे फिर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने से हमारे पास पैसा आएगा। तो घूम फिर के बात ये कि हमें एक अच्छा प्रोड्यूसर बनना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि साइंस को, एक्सपीरियंस को और वोकेशनल सब्जेक्ट्स क्या करने हैं, हमको अपने एजुकेशन में इंक्लूड करने हैं। ठीक, अगर हमें बच्चे को प्रोडक्टिव बनाना है तो हमें उसको साइंस पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, उसको वैसे ही एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे। और तीसरी बात है कि उसको वोकेशनल सब्जेक्ट्स की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह की भी जानकारी उसको होनी चाहिए। तो पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए साइंस पढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस भी कराएंगे कि वो अपने डेली लाइफ की चीज़ों को देखे, समझे, उनसे इंटरैक्ट करे, जिससे कि वो क्या कर सके, कुछ इनोवेट कर सके, कुछ नया क्रिएट कर सके। ठीक, और उसके बाद जो इसका दूसरा हमारा एम है वो है प्रमोट सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा जो इसका एम था वो था कि हमें प्रमोट करना है सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कई छोटी चीज़ों को आपस में मिला देना या फिर सबको एक साथ इंक्लूड कर देना। ठीक है, मैथ्स में इंटीग्रेशन आपने सुना होगा अगर अपने 11th 12th में साइंस लिया होगा तो इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि सबको आपस में एक साथ ले आना। ठीक
ठीक है। तो जो वैसे ही हमारी एजुकेशन का भी एम क्या होता है कि हम सबको साथ में लेकर के आ जाएं, ठीक है। कोई अलग स्कूल से होगा, कास्ट से होगा, कोई अलग रिलीजन से होगा, तो हमें क्या करना है कि उनमें डिफरेंशिएट नहीं करना। अगर किसी के पास कोई डिसेबिलिटी है तो उसको हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, अपने साथ इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इंक्लूड करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, एक मतलब इंटीग्रेशन की भावना पैदा होगी, सबको साथ में लेकर के चलने की भावना होगी। और जब तक ये हमारे अंदर नहीं होगा कि हम लोगों को इंक्लूड कर सके साथ में, तब तक हम क्या करेंगे, डेवलप कर ही नहीं सकते, हमारी ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमें प्रमोट करना है सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन को। फिर उसके लिए करना क्या है कि कॉमन स्कूल सिस्टम बनाने हैं। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि अमीरों के लिए कोई अलग स्कूल होगा, गरीबों के लिए कोई अलग स्कूल होगा, अगर मान लीजिए किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो या फिर कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो उसके लिए अलग होगा, ऐसा सिस्टम नहीं होना है, ठीक। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमें सबको इंक्लूड करना है, सबको साथ में ले करके आना है, ठीक। उसके बाद है यहाँ पर प्रोविजन शुड बी मेड फॉर टीचिंग मदर लैंग्वेज हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात करी। लैंग्वेज क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जो हमें कनेक्ट करती है एक दूसरे से, ठीक है। तो हमें किसी को फोर्स नहीं करना है कि नहीं तुम्हें यही लैंग्वेज बोलनी है, या फिर तुम्हें अगर मान लो यहाँ उत्तर प्रदेश में तो हिंदी बोलोगे, कहीं पे हो पंजाब में तो पंजाबी बोलोगे, ऐसा नहीं है। तुम जिस भी रीजन में रहते हो, तुम जिस भी स्कूल में जाते हो, जो तुम्हारी मदर टंग है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तुम उससे बात कर सकते हो। टीचर तुमको इंस्ट्रक्शन उसी में देगा। और कुछ हाँ ये भी है कि हमें एक दो लैंग्वेज और सीखनी चाहिए, उस पर भी इन्होंने काफ़ी फोकस किया था। उसके बाद है डेवलप सोशल एंड मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़। हमें क्या करना है, लोगों के अंदर सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी इंक्लूड करना है, यानी कि उनको भी बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हमें एक पीरियड क्या जो है कम से कम शेड्यूल करना ही है, ठीक है। जो भी हमारा टाइम टेबल होता है उसमें हमें क्या करना है, एक पीरियड हमें अलग से लगाना है इन्हीं का, ये मॉरल वैल्यूज़ का। पहले आपने देखा होगा सब्जेक्ट्स भी चलते थे मॉरल टीचिंग नाम से, अब तो पता नहीं चलते कि नहीं चलते, लेकिन पहले ऐसा चलता था। और उन्होंने यहाँ पर भी ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट शुड बी कंसर्न्ड टू रिलेट टू वेज द टीच देम, यानी कि क्या है कि जो यूनिवर्सिटी होंगी उन्हें क्या करना है कि नए नए मेथड सोचने हैं कि हम किस तरह से बच्चों में ये मॉरल हो गया, सोशल जो इमोशनल होते हैं, इस तरह की जो फीलिंग्स है या फिर जो भी चेंजेस है उनको हम उनके अंदर कैसे लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में जो भी मेथड्स होते हैं कि हाँ हमको इस ऐसे ऐसा करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसका काम है, यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि वो सोचे कि हमें किस मेथड से पढ़ाना है और बच्चों में ये सारी चीज़ें कैसे लेकर के आनी है आगे के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इसमें बात करी गई थी कुछ रिकमेंडेशन के बारे में, ठीक है। जो हमारी कोठारी कमीशन थी उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला क्या है, डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसी एजुकेशन देनी है, ठीक है, या जिससे कि हम क्या कर सकें, अपनी मतलब पैसे कमा सकें, ठीक है। मेनली बात क्या है कि जब हम लोग स्कूल पास आउट करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, BA BSc पास कर लिया, अभी भी वो क्या करते हैं कि अपने पैसे नहीं कमा पाते, ठीक है। तो हमें ऐसा उन लोगों के दिमाग को सेट करना है कि जिससे कि वो 11th 12th पास करें, 9th 10th पास करें, तो उनका थोड़ा माइंड जो होना चाहिए वो मनी माइंडेड होना चाहिए, ठीक है, कि वो पैसे थोड़े बहुत कमाने के बारे में सोचे कि एटलीस्ट अपना खर्चा वो खुद निकाल सके, अपनी पॉकेट मनी को वो खुद निकाल सके, ठीक है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। हमें ऐसी एजुकेशन देनी है जिससे कि बच्चों के अंदर क्या डेवलप हो सके, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो सके, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी होगी तो वो आगे टीम को लीड करेगा और एक अच्छा लीडर हमारे देश को क्या करेगा, ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएगा। तीसरा है इसमें डेवलप ह्यूमन वर्च्यू। ह्यूमन वर्च्यू का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसका पड़ोसी किसी परेशानी में है तो उसकी हेल्प ना करे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। एजुकेशन का मेन काम क्या है कि हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकें, सोशल बीइंग बन सकें, ठीक है। अपनी दुख दर्द समझते तो दूसरों के भी दुख को, भावनाओं को समझना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ह्यूमन वर्च्यूज़ को जिंदा रखना है बच्चों में, उन्हें मशीन नहीं बनाना। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उन्होंने बात करी कि हम जो सेकेंडरी एजुकेशन है उनको कितना रखेंगे। तो यहाँ पर ये है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है वो कहाँ से मिलेगी, 11 से लेकर 17 साल तक मिलेगी। इसमें इन्होंने डिवाइड किया है 3 ईयर को और 4 ईयर को। 3 ईयर को हम लोग बोलते हैं जूनियर हाई स्कूल और बाकी जो 4 ईयर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हाई स्कूल। इसके बाद है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, देखिए
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा से ही जितने भी आप कमीशन पढ़ेंगे, जो भी आप देख लेंगे, उसमें सबसे एक बात है जो ज़रूरी है कि हमेशा मदर टंग को बहुत ज़्यादा ही क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि मदर टंग में ही सारी बातें हम लोग करें, ठीक है, जिससे कि बच्चा क्या कर सकता है, हमारी सारी की सारी बातों को समझ सकता है और ईजिली क्या कर सकता है कि जो भी हम बोलेंगे वो काम कर सकता है, उस पर एक्शन ले सकता है, ठीक है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को जिसको हिंदी आती है, अगर आप उसको हिंदी में ही कोई बात समझाएंगे तो वो जल्दी समझ लेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे उस छोटे बच्चे को इंग्लिश में बात समझाएं, हो सकता है कि सीख ले, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इन सब चक्करों में, ठीक है। तो मदर टंग में ही हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। जूनियर हाई स्कूल में जो बच्चे होंगे उनको कम से कम 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हम उनको कोशिश करेंगे 2 लैंग्वेजेस सिखा दें। उसके बाद है हाई स्कूल, अगर बच्चा हाई स्कूल में है तो वहाँ पर क्या है कि उसको 3 लैंग्वेजेस यानी कि 3 लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करनी है। पहली क्या होगी, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब इंडिया में है तो नेशनल लैंग्वेज तो वैसे देखा है तो हिंदी है, मान लीजिए आप हिंदी समझाते हैं, ठीक, पहले लेके चलते हैं हिंदी है। दूसरा क्या है, मदर या फिर रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि बच्चा जिस समाज से बिलोंग करते हैं, समझिए मैं यूपी से हूँ तो यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होगी, कोई पंजाब से है तो पंजाबी बोलेगा, ठीक है। इस तरह से जो जिस रीजन से बिलोंग करेगा उसको उस तरह की ही भाषा में हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसको वो दूसरी भाषा भी आनी चाहिए। और थर्ड है कि कोई एक फॉरेन लैंग्वेज भी हमको बच्चे को सिखानी है, जैसे कि आजकल तो बहुत हो गया कि इंग्लिश हर स्कूल में कंपलसरी कर दी गई है, ठीक है। तो वो क्या एक फॉरेन लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है हमारी, मतलब मदर लैंग्वेज या फिर कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज एक अलग हो गई और नेशनल लैंग्वेज एक अलग हो गई। तो ये 3 लैंग्वेजेस हमको बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने हैं और उनको समझाना है। उसके बाद है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का मतलब है कि हम बच्चों को क्या कर सकें कि हेल्थ एजुकेशन के बारे में समझा सकें, ठीक है। उनको बीच बीच में कुछ सेमिनार्स कराएं जिसमें हम लोग बच्चों को कई सारे डिजीज़ के बारे में समझा सकें, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों को पता नहीं रहता और जाने अनजाने में वो बड़ी बड़ी बीमारियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सी ऐसी जैसे एड्स हो गया, HIV हो गया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हमें करना क्या है कि उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। और दूसरा हमारा काम यह है कि उनका जो मेडिकल चेकअप होना चाहिए वो एटलीस्ट साल में 2 बार तो हो ही जाए, जिससे पता चले कि कोई हमारा स्टूडेंट ठीक है या फिर नहीं ठीक है, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन में क्या है कि हमको उनका चेकअप भी कराना है और दूसरा है कि हमको समझाना भी है कि तुम्हें किस तरह से अपने आप को फिट रखना है और उनका क्या करना है कि उनको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते भी रहना है। फिर उसके बाद है इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो टीचर्स होंगे उनकी भी ट्रेनिंग करानी चाहिए, जिससे कि उनके जो मेथड्स हैं, ठीक है, जो मेथड अगर वो लोग नए मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, ICT का यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होता है हमारी टीचिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। सपोज करिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने लैपटॉप में ये टैबलेट में PPT बना रखी है। PPT क्या है, मतलब हाथ से नोट लिख के PDF बना रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर मांग करता हूँ, आपको दिख जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख के करता तो कितना टाइम लगता, ठीक है। तो उस टाइम को हमने रिड्यूस कर दिया, हम कम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है और अपने टीचिंग जो मेथड्स होते हैं उनको भी इम्प्रूव करना है। उसके बाद है एक लास्ट चीज़ जो कि है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बात यह है कि हमें टीचर के भी स्टेटस को समझना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो टीचर की सपोज कर लीजिए आप टीचर कोई है, ठीक है, अगर उसको 50,000 रुपये देते हैं सैलरी मंथली मान लीजिए, ठीक है, और उससे काम करवा रहे हैं 60,000 का 70,000 का काम करवा रहे हैं, ठीक है, उसको ठीक से कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, उसको पेंशन नहीं मिलती, रिटायरमेंट के बाद उसको सिक्योरिटी मिल ही नहीं रही है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी तो वो क्या होगा, अपने जो भी काम है उसको लेकर के बहुत सीरियस नहीं रहेगा, वो सोचेगा, अपना दिमाग लगाएगा किसी और चीज़ में जिससे कि हम अपना और पैसा कमा सकें, ठीक है। जैसे अभी आजकल अग्निवीर आ गई, अब 4 साल की नौकरी है, उस 4 साल की नौकरी के मतलब जो बच्चा वहाँ पे जा रहा है ज्वाइनिंग करेगा उसको टेंशन रहेगी 4 साल बाद हमें क्या करना है, ठीक है, क्योंकि उसका आगे फ्यूचर सिक्योर नहीं है। वैसे ही टीचर को भी हमें क्या करना है कि हमें एक स्टेटस दिलाना है कि ये जो जॉब है आप कर रहे हैं टीचिंग की, ये एक रिस्पेक्टेड जॉब है, इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी भी है, इसमें आपका इंश्योरेंस भी है, इसमें आपका क्या नाम है कि जो भी लोग हैं आपके साथ वाले, ठीक है, अगर मान लीजिए कि सबके सब प्राइमरी टीचर हैं तो जितने भी प्राइमरी टीचर होंगे सबकी सैलरी सेम होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कोई 10 साल से पढ़ा रहा है तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ा दे। एक्सपीरियंस पे ठीक है, मानते कि जो सैलरी धीमे धीमे बढ़ती है वो अलग चीज़ है, लेकिन जॉइनिंग का तो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की भी चीज़ें बोली क्या है इसमें इंक्लूड करिए कि हम टीचर को भी एक ऐसी वैल्यूज़ या फिर उसको मतलब स्टेटस दिला सकें, ठीक है। तो ये कोठारी कमीशन में फ्रेंड्स इतना ही था जो भी बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इसको पढ़िए, इसको ये एक समरी है, ठीक है, इसको इस वीडियो को आप एक समरी की तरह लीजिएगा। इस समरी के हिसाब से आप जब अपनी बुक को रीड करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ समझना, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप किसी और वीडियो को में चाहते हैं कि मैं कुछ और पढ़ाऊँ आपको, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं ऐसे ही नोट्स बना करके आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।